डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमें पर परागण के बारे में समझेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने परागण का पहला प्रकार स्वयं परागण के बारे में समझा था और आज के इस वीडियो में हम परागण के दूसरे प्रकार पर परागण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, पर परागण किसे कहते हैं, पहले हमें इस बात को समझना होगा। तो यहाँ आप एक डायग्राम देख पा रहे हैं, देखिएगा। ये कोई एक ए पादप है और उसकी शाखा है, उस पर पुष्प लगे हुए हैं। और ये कोई दूसरा पादप है बी, उसकी शाखा पर भी पुष्प लगे हुए हैं। पहली जो खास बात है वो ये है कि दोनों पादप एक ही जाति के हैं, यानी कि परागण के लिए एक ही जाति होनी आवश्यक है। जैसे नीम का पादप है तो दूसरा पौधा भी नीम का ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहां देखिएगा, इसमें जब एक पुष्प के परागण, देखो ये जो पुष्प है, पुष्प के अंदर क्या होते हैं, पुंकेसर। पुंकेसर में परागकोश होता है, परागकोश में छोटे छोटे कण बनते हैं जिन्हें परागकण कहते हैं। तो पुष्प के एक पादप के पुष्प के परागकण जब किसी दूसरे पादप, ये दूसरा पौधा है, के पुष्प के स्त्री केसर, दूसरे पुष्प में मान लीजिए इसमें स्त्री केसर है और स्त्री केसर का भाग है वर्तिकाग्र, उसके ऊपर गिरते हैं या पहुंचते हैं, दूसरे पौधे की स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पे गिरते हैं या पहुंचते हैं, तो उसे पर परागण कहते हैं। अब देखिएगा, इस पौधे के परागकण, इस ए पादप के परागकण बी पादप के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक किसी माध्यम से पहुंचेंगे, या तो हवा के द्वारा, ठीक है, या जल के द्वारा, जलीय पौधों में, ठीक है, या फिर किसी कीट पतंगे के द्वारा, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हो, ठीक है, या पक्षी के द्वारा, या चमगादड़ या गिलहरी के द्वारा, ठीक है। अन्य भी कई इसके कारक हैं जो परागकणों को एक पादप से दूसरे पादप तक पहुंचाते हैं। तो पहले अपन इसकी परिभाषा को समझेंगे, चित्र के माध्यम से अपन समझ लिया। अगर परीक्षा में क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर हम किस प्रकार से लिखेंगे उसके बारे में अपन आगे देखते हैं। और फिर पर परागण के लिए जो अनुकूलन है, ठीक है, जो युक्तियां हैं उसके बारे में समझेंगे। और पर परागण का माध्यम किसके द्वारा होता है, वायु द्वारा होता है, कीट द्वारा होता है, ठीक है, या पक्षी द्वारा होता है, जल द्वारा होता है, वो सारी चीजें अपन आगे देखेंगे। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसकी परिभाषा से। पर परागण की परिभाषा में है, जब एक पौधे के पुष्प, ठीक है, कोई एक पौधा है और उसके पुष्प के परागकण, परागकण कहां बनते हैं, पुष्प में, पुंकेसर में बनेंगे, ठीक है। पुंकेसर का जो परागकोश वाला भाग है, आपने पुष्प की संरचना में पढ़ा था, ये पुंकेसर का परागकोश वाला भाग है, ऊपर वाला फुला हुआ भाग, इसमें परागकण बनते हैं। उसी जाति, देखो मैंने क्या कहा था, जाति एक होनी चाहिए, उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र, अब ये वर्तिकाग्र क्या है, ये स्त्री केसर का भाग है, ठीक है, अंडप का भाग है। तो स्त्री केसर का ऊपर का जो फुला हुआ भाग है, घुंडीनुमा भाग, वो वर्तिकाग्र होता है, पर स्थानांतरित होते हैं या पहुंचते हैं या गिरते हैं तो उसे पर परागण कहते हैं, ठीक है। ये तो बात होगी इसकी परिभाषा की। अब पर परागण के लिए अनुकूलन या युक्तियां क्या हैं कि इस पौधे के अंदर पर परागण ही होगा, स्वयं परागण नहीं होगा। तो वो क्यों होता है पर परागण, पहला पॉइंट है स्वयं बंध्यता। स्वयं यानी कि पुष्प जो है वो स्वयं, उसमें बंध्यता पाई जाती है, या तो उसका स्त्री केसर वाला भाग बंध्य होगा या पुंकेसर वाला भाग बंध्य होगा, ठीक है ना। बंध्य होगा तभी तो उस पुष्प के परागकण जो है वो दूसरे पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, गिरते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि, जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि ये एक पुष्प है, रफली डायग्राम बना रहा हूं, और ये कोई दूसरा पुष्प है, ठीक है। इस पुष्प के ये पराग पुंकेसर है, पुंकेसर में परागकण, और इसमें स्त्री केसर भी है, लेकिन ये स्त्री केसर बंध्य है। अब इसके परागकण यहां गिरेंगे तो ये अंकुरित नहीं होंगे, परागकणों का अंकुरण नहीं होगा। तो इस कारण से क्या होता है, इसके परागकण जो है वो किसी दूसरे अन्य पादप के पुष्प के स्त्री केसर के ऊपर जहां पहुंचेंगे वहां अंकुरित हो जाएंगे, ठीक है। हो सकता है उसके अंदर जो स्त्री केसर वाला भाग है वर्तिकाग्र, वो इसके अनुकूलित हो, परागकण अंकुरित हो जाए। तो ये जरूरी नहीं कि पुष्प के अंदर इसके परागकण जो है वो इसी पौधे के पुष्प तक गिरेंगे,
इस पौधे के किसी दूसरी शाखा के ऊपर परागकण पहुंच सकते हैं, दूसरे पौधे के स्त्री केसर तक भी परागकण पहुंच सकते हैं, या तीसरा कोई अन्य पौधा है वहां तक भी परागकण पहुंच सकते हैं। परागकण तो स्वतंत्र है, ठीक है। परागकणों का प्रकीर्णन जो है, यानी कि परागकण हवा के द्वारा उड़ करके कहीं भी पहुंच सकते हैं, कई किलोमीटर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं होता कि अगर इस पौधे के अंदर स्त्री केसर सही भी है, अपना फर्टाइल भी है, ठीक है, जनन करने में सक्षम भी है, फिर भी परागकण तो स्वतंत्र है, ये हवा के द्वारा, कीट पतंगों के द्वारा दूसरे पौधे तक पहुंच सकते हैं। परंतु स्वबंधता का मतलब यह है कि उस पौधे के जो पुष्प के स्वयं के विकसित जो परागकण है, पौधे के परागकण है, उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर अनुकूलता होने पर भी अंकुरित नहीं होते हैं। यानी कि परागकणों का अंकुरण नहीं होगा। जो परागकण है जब ये स्त्री केसर की वर्तिकाग्र पे पहुंचते हैं, ठीक है, तो इनके अंदर क्या होता है, परागकणों के अंदर पराग नलिका निकलती है। हमने पिछले पाठ के अंदर परागकण का अंकुरण के बारे में पढ़ा था, तो उससे आप उस वीडियो से आप इसकी सहायता ले सकते हो। उसको आप पहले देखोगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि परागकणों का अंकुरण क्या है। जब परागकण अंकुरित होते हैं स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पे गिरने के पश्चात, तो एक पराग नलिका निकलती है, ट्यूब निकलती है, और उसमें नरिमुख बनते हैं। परंतु परागकणों का अंकुरण नहीं होगा तो उसके अंदर यानी कि स्वपरागण नहीं होगा, ठीक है। तो इसे अपन स्वबंध्यता कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, स्वबंध्यता। जैसे पौधों के एग्जाम्पल हैं, राखी वेल पौधे के अंदर ऐसा होता है, अंगूर में ऐसा होता है, पेटूनिया में ऐसा होता है। आप एग्जाम्पल थोड़ा याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट है एक लिंगता। देखो, एक लिंगता मतलब क्या है, पादप के समस्त पुष्पों में एक लिंगता होने पर, यानी कि पौधे के अंदर जो पूरा प्लांट है, जैसे मान लीजिए एक पौधा है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बता दूं, जैसे पपीते का पौधा है, पपैया प्लांट है, ठीक है, पपीता जो फल अपन खाते हैं, उस पपीते के पौधे के अंदर एक पौधा ए है, उस पौधे के अंदर सारे पुष्प नर वाले होंगे। दूसरा पौधा बी वाला जो होगा, उस पौधे के अंदर सारे पुष्प स्त्री केसर वाले हो सकते हैं, अंडप वाले हो सकते हैं। यानी कि एक पौधा जो है वो पुंकेसर वाले फूलों वाला हो सकता है, दूसरा पौधा स्त्री केसर वाला हो सकता है, और ऐसा ही होता है, ठीक है। तो इस पुष्प के अंदर सारे पुष्प कैसे हैं, नर पुष्प हैं, तो इसमें तो परपरागण ही होगा, तो ये एक लिंगता कहलाएगा। और ये पौधा बी है, इसके अंदर सारे पुष्प अंडप वाले हैं, स्त्री केसर वाले ही हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, इस पौधे के परागकण इस पौधे के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे तो उसमें परपरागण ही होगा। तो पादप के समस्त पुष्पों में एक लिंगता होने पर केवल परपरागण ही होता है, स्वपरागण नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें एक पुष्प में नर अथवा मादा में से एक प्रकार के जननांग पाए जाते हैं। या तो उस पुष्प के अंदर केवल नर जननांग होंगे, यानी कि पुंकेसरी होंगे, या फिर उसमें मादा जननांग होंगे या स्त्री केसर होंगे। जैसे खजूर का पौधा जो होता है उसमें भी ऐसा ही होता है, मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है। तो नर पादप के जो परागकण है वो इस मादा पादप वाला जो पौधा है उसके स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पे उसके परागकण पहुंचते हैं, तो परपरागण होता है एक लिंगता के कारण। यानी कि पौधे के अंदर केवल एक ही लिंग वाले पुष्प पाए जाते हैं। ज्ञातव्य है कि कई पौधों में, जैसे तुरही लौकी, ये तुरही लौकी जो सब्जी अपन बनाते हैं, ये कुकुरबिटेसी कुल के पौधे हैं, और अपने पिछले वीडियो के अंदर स्वपरागण में पढ़ा था। इनमें वास्तव में क्या होता है कि इसमें एक पौधे के ऊपर ही दो अलग अलग स्त्री केसर वाले और पुंकेसर वाले पुष्प होते हैं, एक पौधे पर ही होते हैं, ठीक है। तो ये एक लिंगता का एग्जाम्पल नहीं है। एक लिंगता पादप का मतलब ये है कि जिसमें केवल एक ही प्रकार के पुष्प हों, पूरे पौधे में केवल पुंकेसर वाले ही हों और किसी दूसरे पौधे में केवल स्त्री केसर वाले ही पौधे हों, वो एक लिंगता कहलाता है, ठीक है। चलिए अपन अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। एक लिंगता वाला एग्जाम्पल आप लिख सकते हो अपने नोट्स में, पपीता है, खजूर है, ठीक है, वो इसमें होते हैं, वो इसके एग्जाम्पल है। तीसरा है भिन्न काल पक्वता। भिन्न काल पक्वता मतलब क्या है, जब स्त्री केसर और पुंकेसर जब परिपक्व होते हैं, मेच्योर होते हैं, यानी कि परागकोश में परागकणों का बनना और स्त्री केसर के अंदर जो भ्रूण कोश है उसका निर्माण होता है। तो इस प्रकार से उनमें जो मेच्योरिटी आती है, परिपक्वता आती है, उनका समय अलग अलग हो सकता है। भिन्न मानी मतलब अलग अलग, और काल मतलब समय। पक्वता यानी कि स्त्री केसर पुंकेसर में मेच्योरिटी, परिपक्वता आना। कुछ पौधों में, पुष्पों में पुमंग और जायांग यानी कि पुंकेसर और स्त्री केसर भिन्न भिन्न समय परिपक्व होते हैं, तो उसमें क्या होगा, फिर उनमें स्वपरागण नहीं होगा, परपरागण ही होगा, ठीक है।
जैसे पहला एग्जाम्पल है पुपूर्वता। पुपूर्वता का मतलब क्या है, जब पराकोष वर्तिकाग्र से पूर्व परिपक्व हो जाए, यानी कि जो पुंकेसर वाला भाग है, यहाँ पू का मतलब क्या है, पुंकेसर। पुंकेसर पूर्व, पूर्व मतलब पहले में परिपक्व हो जाते हैं। पुंकेसर पहले परिपक्व हो जाते हैं, यानी कि पराकोष, पराकोष में ही क्या अपने पराकण बनते हैं। तो पराकोष जो है वो वर्तिकाग्र स्त्रीकेसर वाला जो भाग है उससे पहले ही पूर्व मतलब पहले परिपक्व हो जाते हैं, तो इसे पुपूर्वता कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर गुड़हल है, कपास है। ये गुड़हल और कपास जो है दोनों ही मालवेसी कुल के पौधे हैं, ठीक है, मालवेसी जो फैमिली है उसके पौधे हैं। सूरजमुखी है, आरनी है, इन पौधों में ऐसा होता है, पुंकेसर पहले परिपक्व होते हैं। गुड़हल का जिसे अपन चाइना रोज भी कहते हैं, आपने देखा भी होगा पौधा। देखिए गुड़हल का पौधा जो मैंने अपने घर पर अपने मोबाइल के कैमरे से खींचा है, ठीक है। इसमें आप देख पा रहे हैं ये रंगीन जो पंखुड़ियां, ये दलपुंज हैं, ठीक है। ये इसमें ये स्त्रीकेसर भी हैं और ये बहुत सारे आप दिख रहे हैं पीले रंग के, ये पुंकेसर वाले भाग हैं इसके। तो यहाँ पर ये पुपूर्वता का एग्जाम्पल है, इसमें पुंकेसर वाला भाग पहले परिपक्व हो जाता है। अब कुछ पौधों में क्या होगा, जो स्त्रीकेसर वाला भाग है वो पहले परिपक्व हो जाएगा, जो वर्तिकाग्र पराकोष से पहले ही परिपक्व हो जाती है, ठीक है। उसे स्त्री पूर्वता कहते हैं। स्त्री यानी कि स्त्रीकेसर पूर्व मतलब पहले परिपक्व हो जाते हैं, तो स्त्री पूर्वता। और इसके एग्जाम्पल जो है वो ब्रेशिकेसी फैमिली है। ब्रेशिकेसी फैमिली जैसे सरसों है, मूली है, गोभी है, ये सारे ब्रेशिकेसी फैमिली में आते हैं। और रोजेसी कुल के जो प्लांट हैं उनके अंदर ऐसा होता है, जैसे चंपा है, बरगद है, आदि पौधों के अंदर भी ऐसा पाया जाता है, स्त्री पूर्वता पाई जाती है। और अगला जो पॉइंट है वो है अवरुद्ध परागणता या हर्कोगेमी। देखो ये इंग्लिश का वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में कई बार इसका क्वेश्चन पूछा गया है कि हर्कोगेमी क्या है, ठीक है। अवरुद्ध परागणता यानी कि जब परागण है वो उसी पौधे के स्त्रीकेसर तक पहुंचने में अवरुद्ध, उसमें कोई रुकावट आ जाए। अवरुद्ध का मतलब क्या था, रुकावट आना, कोई बाधा आना, ठीक है। परागण जो है उस पौधे के परागण उसी पुष्प के स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाते किसी बाधा के कारण, किसी अवरोध के कारण, तो उसे अपन अवरुद्ध परागणता या इंग्लिश में इसको हर्कोगेमी कहते हैं, ठीक है। जो वर्तिकाग्र एवं पराकोष के मध्य किसी प्रकार का संरचनात्मक अवरोध आ जाए, कैसा अवरोध आ जाए, संरचनात्मक अवरोध, तो इससे स्वपरागण नहीं होता है और उसे क्या होगा, पर परागण ही होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, इसका एग्जाम्पल है वो है कैरियोफिलेसी कुल के पौधों में। कैरियोफिलेसी कुल के जो पौधे होते हैं उनमें अधिकांशतः ऐसा ही पाया जाता है, हर्कोगेमी पाई जाती है। इनमें वास्तव में क्या होता है, कुल के पौधों में वर्तिका की लंबाई पुंकेसर से काफी अधिक होने के कारण, वर्तिका जो है वो काफी लंबी होती है, बड़ी होती है, यानी कि वर्तिका तो ऊपर चली जाती है और पुंकेसर नीचे रह जाते हैं, ठीक है। तो उसके कारण उसके मध्य स्वयं परागण नहीं हो पाता है, परागण संभव नहीं हो पाता है। और एक दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, कलिहारी एक पौधा है। कलिहारी पौधे में क्या होता है कि पराकोष का स्फुटन इस प्रकार से होता है कि परागण दूर जाकर गिरते हैं। जैसे पुष्प का ये वर्तिकाग्र वाला भाग है और ये पराकोष है, तो पराकोष का स्फुटन बाहर की तरफ इधर होता है, तो परागण बाहर की तरफ जाएंगे, इधर वर्तिकाग्र पे नहीं आएंगे, स्व परागण नहीं होगा, दूसरे पौधे के ऊपर ही पहुंचते हैं। एक कलिहारी पौधे में ऐसा देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हमने इसमें ये एग्जाम्पल के तौर पे समझा कि हर्कोगेमी क्या है। अगला जो एग्जाम्पल है वो है विषम वर्तिकात्व। देखो विषम का मतलब होता है अलग अलग, जो समान नहीं हो, और वर्तिकात्व मतलब वर्तिका जो है वो अलग दो प्रकार की पाई जाती है, जिसके कारण क्या होगा, उस पौधे के अंदर स्वपरागण नहीं होगा। पौधे का एग्जाम्पल है प्रीमूला। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है। विषम वर्तिकात्व जो है वो प्रीमूला पौधे में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, दो प्रकार के पुष्प होते हैं। तो एक पुष्प तो होता है वो लंबी वर्तिका वाला होता है, ठीक है, और उसमें छोटे पुंकेसर होंगे। और दूसरा पुष्प क्या होगा, जिसमें छोटी वर्तिका होगी परंतु लंबे पुंकेसर होंगे, ठीक है। अतः इनमें स्वयं परागण संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि लंबी वर्तिका, जो लंबी वर्तिका युक्त, जिसमें लंबी वर्तिका है और उसमें जो पुंकेसर है, ठीक है, वो लंबी वर्तिका तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसी प्रकार से छोटी वर्तिका वाले जो पुष्प हैं उनमें जो पुंकेसर है वो उसको परागण नहीं कर पाते हैं। इसको अपन देखो एक डायग्राम से समझेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आएगा। इसमें जो कुछ लिखा हुआ है थ्योरी वो आपको इस प्रकार से समझ में आएगी। आप यहाँ पर दो प्रकार के पुष्प देख पा रहे हैं,
ठीक है, आपको दिखाई दे रहे हैं ना। देखो ये पौधा ए है, ठीक है, ये पादप बी है, ये ए पादप पर प्लांट के ऊपर फूल लगा हुआ है। तो इसमें देखो ये जो स्त्री केसर का ये जो भाग है, ये वाला भाग है ना, ये इसकी वर्तिकाग्र होगी, ये लंबी है। और ये पराकोष के पुंकेसर, ये पुंकेसर देखो, ये पराकोष ये छोटे नीचे रह गए, यहीं पे रह गए। इसमें दूसरे वाले में देखो क्या है, ये पराकोष जो है वो ऊपर है, काफी ऊपर है, और ये स्त्री केसर वाला भाग है वर्तिकाग्र जो है ये नीचे रह गया, ये रहा वर्तिकाग्र नीचे रह जाता है। तो यहां पर क्या होगा, इस फूल के परागकण जो है वो इस ऊंचाई पर जो स्त्री केसर वर्तिकाग्र है उसको क्या करेंगे, परागकण करेंगे। और यहां इसके जो पराग कोष है वहां से परागकण निकलेंगे, और ये नीचे जो दूसरा पौधा है उसके नीचे उस लेवल पर जो स्त्री केसर की वर्तिकाग्र है उसका परागण करेंगे, वहां परागण होगा। ठीक है, तो अब आपके शायद समझ में आ गया होगा कि उसमें दो प्रकार के पौधों फूल होते हैं, एक तो अधिक ऊंचाई वाले, ठीक है, अधिक लंबे स्त्री केसर वाले, और दूसरे छोटे स्त्री केसर वाले। ठीक है, जिसमें स्त्री केसर बड़ी होगी उसमें पुंकेसर छोटे रह जाएंगे, जिसमें पुंकेसर ऊंचे होंगे उसमें स्त्री केसर छोटी रह जाएगी। तो उनमें क्या होता है, पर परागण होता है। तो ये विषमवर्ती कागर वाला अपन ने समझा एग्जाम्पल। चलिए फिर अपने देखते हैं, अभी ये जो अपना पॉइंट है इसमें पर परागण की विधियां शुरू हो रही हैं कि एक फूल के जो परागकण है वो दूसरे पौधे के फूल के स्त्री के स्तर तक कैसे पहुंचते हैं, किस माध्यम से पहुंचते हैं, कौन से मेथड से पहुंचते हैं। तो वो जो विधियां हैं वो अपन समझेंगे। पर परागण में परागकणों के स्थानांतरण के लिए, जो परागकण है उनका ट्रांसफर होने के लिए, स्थानांतरण के लिए बाह्य साधनों पर निर्भर होता है। बाह्य साधन दो प्रकार के होते हैं, अजैविक और जैविक। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कई बार बोर्ड परीक्षा में अजैविक उदाहरण पूछे गए हैं कि अजैविक कारक बताइए पर परागण के लिए, अजैविक कारक कौन कौन से हैं। तो अजैविक कारक होते हैं वायु और जल, दोनों अजैविक हैं। और जैविक घटक जो है वो कौन कौन से हैं, वो कीट हैं, पक्षी हैं और जंतु भी हो सकते हैं। ठीक है, कीट और पक्षी और जंतु ये जैविक घटक हैं। तो पहले अपन अजैविक घटक के बारे में देखेंगे, वायु के बारे में समझेंगे कि वायु द्वारा परागण कैसे होता है। जब परागकणों का स्थानांतरण वायु द्वारा होता है, यानी फूल के ऊपर जो परागकण है वो वायु के द्वारा, वायु के साथ उड़ करके दूसरे पौधे तक पहुंच जाएं, ठीक है, तो इसे वायु परागण कहते हैं। और वायु द्वारा परागित होने वाले पौधों में परागकण जो होते हैं वो छोटे होते हैं, हल्के होते हैं। भाई हल्के होंगे तभी तो हवा में उड़ के जाएंगे, ठीक है, वो चिकने होते हैं, शुष्क होते हैं। इनका उत्पादन भी बहुत अधिक संख्या में होता है। पौधे के अंदर परागकण जो है वो लाखों करोड़ की संख्या में बनते हैं। क्यों, क्योंकि क्या पता दूसरा जो पौधा है जिसके स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचना है वो काफी दूरी पर हो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पौधे के जो परागकण है वो परागकण तो कहां गिर जाएंगे, वो मिट्टी में ही गिर जाएंगे, दूसरे पौधों की पत्तियों पर, है ना, वहीं पर गिर जाएंगे। स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने के लिए ये अधिक संख्या में उत्पादन करते हैं ताकि संभावना बढ़ जाए, परागण की संभावना बढ़ जाए, प्रायिकता बढ़ जाए। वायु द्वारा परागित होने वाली वर्तिकाग्र में भी अनुकूलन पाए जाते हैं। अब ये जो स्त्री केसर की वर्तिकाग्र है ना उसमें भी अनुकूलन होता है, ठीक है। वो कैसी होती है, वो रोमिल होती है। रोमिल क्यों होती है, यानी कि वर्तिकाग्र जो है उसके ऊपर छोटे छोटे रोम से होते हैं इस प्रकार से, ताकि वो परागकण वायु में उड़ करके आए वो इसमें फंस जाए, ठीक है। या पक्षमा भी होती है, उसमें ऊपर जो पक्षमा पाई जाती है। और टाइफा जो पौधा है उसमें ब्रुश जैसी होती है संरचना, वर्तिकाग्र की संरचना, ताकि परागकण उसमें आसानी से फंस जाए, ठहर जाए और परागण हो सके, ठीक है। तो इस प्रकार से घास वाली जो फैमिली है, घास यानी कि जिसे अपन ग्रेमिनी, ठीक है, फैमिली कहते हैं। ग्रेमिनी जो फैमिली है उसको अपन घास वाली फैमिली कहते हैं। ग्रेमिनी या पोएसी एक ही बात है, इसको पोएसी भी कहते हैं। उनमें रोमिल और पक्षमा भी वर्तिकाग्र पाई जाती है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। जल द्वारा परागण, अब देखो नाम से ही प्रकट हो रहा है जल द्वारा परागण जलीय पौधों में होगा, ठीक है। परंतु ये जरूरी नहीं कि जलीय पौधों में जल द्वारा ही परागण हो, क्योंकि जल के अंदर, जैसे मान लीजिए जल के अंदर एक तो पौधा नीचे डूबा हुआ है, ये जल की सतह है, और पौधा नीचे डूबा हुआ है, और जल की सतह पौधा बाहर ऊपर निकला हुआ है, तो जो उसमें पुष्प ऊपर लगते हैं, तो ये जल के ऊपर जो पुष्प है उनमें तो वायु द्वारा परागण भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं कि जलीय पौधों में जल द्वारा ही परागण होता है। तो वो बात पहले आ रही है, जब परागणों का स्थानांतरण जल द्वारा होता है तो उसे जल परागण कहते हैं। सामान्यतः जलीय पौधों जो है वो जल परागित नहीं होते, यानी कि सभी जलीय पौधे में जल परागण नहीं होता है, वायु द्वारा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पोटामोजिटोन, ये पौधा है पोटामोजिटोन, ठीक है, मीरियो फिल्म है। इनके अंदर क्या होता है, वायु परागित है, ये वायु द्वारा परागण होता है, ठीक है।
मोजिटोन और मीरियोफिलम के अंदर वायु द्वारा परागण होता है, क्योंकि ये जल के ऊपर निकले होते हैं, फूल जो है वो जल के बाहर होते हैं। पौधा तो जलीय है परंतु उसका जो पुष्पक्रम है, पुष्प है, वो जल के बाहर होते हैं। और नीमफिया जो पौधा है, नीमफिया के अंदर कीट द्वारा परागण होता है। ठीक है, नीमफिया के अंदर कीट द्वारा परागण होता है। तो अपन देखेंगे, आप ये दो एग्जाम्पल जो ना, ये पोटा मोजिटोन, उसको अपने नोट्स में अपन आप इस प्रकार से बना सकते हो, देख सकते हो। इसका एग्जाम्पल जल द्वारा परागण में ये रहा, ये पौधा आप देख पा रहे हैं ना, ये पोटा मोजिटोन पौधा है, और ये इसमें नीचे कीचड़ के अंदर जड़े हैं इसकी। ठीक है ना, ये इसकी ये तना है, और ये शाखाएं देखो बाहर निकली हुई हैं, जल की सतह तो यहीं पर है। और ये यहाँ पर लिखा ना स्पाइक, स्पाइक यानी कि पुष्पक्रम, इस पे पुष्पक्रम के ऊपर पुष्प के स्त्रीकेसर पुंकेसर वाले भाग है। तो इसके जो परागण है वो यहाँ, ठीक है, किसी दूसरे पौधे के स्त्रीकेसर के वहां तक पहुंच जाएंगे, वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएंगे। तो कहने का मतलब जलीय पौधा है परंतु परागण जो है इसमें वायु द्वारा हो रहा है। ठीक है, अब देखिएगा जो जल परागण है वो दो प्रकार से होता है। एक तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जल में डूबे होते हैं, तो उसमें तो होगा अधोजल द्वारा, और कुछ पौधे जल की सतह पर ही होते हैं तो उसमें होगा अधिजल द्वारा। ठीक है, तो अपन पहले समझेंगे जल परागण में पहला प्रकार है अधोजल परागण या जलाद परागण। जब परागण जल के भीतर होता है, क्योंकि पौधा पूरा जल के अंदर डूबा हुआ होता है, तो उसे अधोजल परागण कहते हैं। जैसे नाजास है, पौधे का नाम है नाजास। ठीक है, सिरेटोफिल्म है, जोस्टेरा है, आदि पौधे जल निमग्न होते हैं। जल निमग्न का मतलब क्या होता है? निमग्न का मतलब डूबे हुए, जल के अंदर डूबे हुए। अतः इनमें केवल अधोजल परागण होता है। अपने नोट्स में अपन देखेंगे, इसको देखो, ये अधोजल वाला आप देख पा रहे हो, नाजास जलोद्भिद पादप है, निमग्न है, नीचे डूबा हुआ है। जल तो जल की सतह ऊपर रह गई, पौधा नीचे रह गया। तो इसमें जो तना आप देख पा रहे हो, इसमें शाखाएं हैं, पत्तियां हैं। तो इसमें जो पुष्प लगते हैं, पुष्प के पानी के अंदर ही परागण जो है दूसरे पौधे के स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पे पहुंचेंगे, तो इसे अपन अधोजल परागण कहते हैं। ठीक है, तो यहां से आप इस डायग्राम से आप समझ सकते हो। दूसरा है अधिजल परागण। देखो इसमें क्या होगा, जब पुष्प का परागण जल की सतह पर होता है तो उसे अधिजल परागण कहते हैं। जैसे वेलिसनेरिया, इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। वेलिसनेरिया में कौन सा परागण होता है? जल द्वारा अधिजल परागण होता है, जल की सतह पर होता है। इसको भी अपन अपने नोट्स में इसके माध्यम से समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे बातें जो है वो आपके बुक में उनके चित्र नहीं बने हुए हैं, वो अपने नोट्स में है। तो आप देखिए, ये पौधा है, वेलिसनेरिया का पादप है, और इसमें यहाँ ये जल की सतह है। ठीक है, और ये फीमेल जो प्लांट का पौधा है, फीमेल फ्लोर देखो आप देख पा रहे हो, इसकी वर्तिकाग्र यहाँ पर है। ठीक है, और ये मेल जो फ्लोर है वो नीचे यहाँ पर है, नीचे पानी के अंदर है, देखो मेल फ्लोर। तो यहाँ इसमें परागण जो है ये ऊपर आ जाएंगे सतह के ऊपर। ठीक है ना, और ये मेल फ्लोर के जो पोलन ग्रेन है यानी कि परागण है, ये ऊपर तैरते रहेंगे, और ये तैरते तैरते क्या होगा, जैसे ये पौधा अलग है, ठीक है ना, मेल, इसमें मेल फ्लावर है तो इसके परागण यहाँ आ गए, और ये दूसरा पौधा है, इसका ये स्त्रीकेसर वाला भाग है फीमेल फ्लावर में, यहाँ इसकी वर्तिकाग्र पे ये परागण यहाँ गिर जाएंगे। तो जल की सतह पर जल के द्वारा इसमें परागण होता है। ठीक है, ये जल के द्वारा आ रहा है, तैर करके आ रहा है, इस स्त्रीकेसर तक पहुंच रहा है। तो इस प्रकार से इसमें ये जल द्वारा परागण होता है। फिर अपन देख ले दूसरा डायग्राम में एक और है इसी का, आप देख पा रहे हैं, ये मादा पुष्प। ठीक है ना, ये इस प्रकार से ऊपर लगा हुआ ये मादा पुष्प है, यहाँ इसका ये जल की सतह है ऊपर। तो इसमें क्या होता है, जो नर पुष्प है, नर पुष्प के अंदर ये जो परागण है आप देख पा रहे हो, बहुत सारे ये परागण है। ठीक है, ये परागण देखो यहाँ पहुंच गए, और ये वर्तिकाग्र जो मादा पुष्प की वर्तिकाग्र है, ये वर्तिकाग्र वाला भाग है, और ये नर पुष्प जो है, ठीक है, ये इसके चारों तरफ यहाँ तैर रहे हैं, देखो किस प्रकार से तैर रहे हैं। और ये नर पुष्प है, इस तरीके से के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं, ये मादा पुष्प है। तो इस प्रकार से कहने का मतलब जल की सतह पर तैरते रहते हैं ये नर पुष्प, इनके परागण जल की सतह पर तैरते रहते हैं और दूसरे पौधे की इस तरीके से की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं और पर परागण करवाते हैं। तो इस प्रकार का जो परागण है वो कहलाता है अधिजल परागण। ठीक है, इसे अधिजल परागण कहते हैं, जो कि वेलिसनेरिया इसका एग्जाम्पल है, पौधे का नाम है। अब अपन पढ़ेंगे जैविक घटक। जैविक घटक में पहला है कीट परागण द्वारा, कीटों के द्वारा। कीट आप सभी जानते हो, अनेक प्रकार के कीट हैं, जैसे मधुमक्खियां है, पतंगा है, तितली है, टाटिया है। टाटिया जो अपन छाता लगाता है ना, जो काटते, जो अपन को डंक लगाता है ना, दर्द होता है, जलन होती है। बीटल है, ये सारे कीट हैं। ठीक है, इत्यादि कीट परागण में सहायता करते हैं। वास्तव में क्या होता है, जब ये कीट पुष्प के ऊपर बैठते हैं मकरंद को इकट्ठा करने के लिए, फूल का जो रस है उसको चूसते हैं, उसे भोजन प्राप्त करते हैं, तो उस समय क्या होता है, उनके पंख हैं, पैर हैं, उनका पेट है,
तो उनके अंगों के ऊपर परागकण चिपक जाते हैं। और जब ये कीट एक फूल से दूसरे फूल के ऊपर मकरंद को इकट्ठा करने के लिए पहुंचते हैं, दूसरे फूल पे जाते हैं, तो वो परागकण दूसरे पौधे के स्त्री केसर पे वहां पहुंच जाते हैं, गिर जाते हैं, तो इससे पर परागण होता है। तो ये कीट भी क्या करते हैं, पर परागण में सहायक है, तो इसके द्वारा होने वाला परागण कीट परागण कहलाता है। ठीक है। और एक अनुमान के अनुसार लगभग 80% जो कीट परागण है वो मधुमक्खियों द्वारा होता है। ये भी बोर्ड परीक्षा में कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि कीट परागण में सबसे ज्यादा परागण किसके द्वारा होता है, मधुमक्खियों के द्वारा होता है। ठीक है, यह रहा आगे 80% मधुमक्खियों द्वारा होता है। कीट परागित पादप, अब देखो जो कीटों के अंदर तो परागण होगा ना, तो वो क्या करेंगे, वो पौधे जो है वो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। तो कैसे आकर्षित करेंगे, एक तो फूल जो रंगीन होते हैं, जिन फूलों के अंदर कीट द्वारा परागण होता है वो फूल रंगीन होंगे, रंग बिरंगे होंगे, ताकि कीट उनकी तरफ आकर्षित हो। ठीक है, देखो अपन भी क्या होता है, जो रंगीन फूल होता है उसको अपन लेना पसंद करते हैं, है ना, उसकी तरफ अपन भी आकर्षित होते हैं। जैसे गुलाब का फूल है, उसमें सुगंध भी आती है अच्छी, ठीक है, और वो रंगीन भी है। चमकदार पुष्प होगा तो कीट उसकी तरफ आकर्षित होंगे। मकरंद, उसमें जो फूल में जो रस होता है उसे मकरंद कहते हैं, और गंध, उसमें अच्छी सुगंध आती है, तो वो फूल कीट उसकी तरफ आकर्षित होगा, स्वाभाविक है। कुछ कीट परागित पादप जैसे सरसों है, सरसों के अंदर फूल के अंदर सुगंध भी आती है। ठीक है, और साल्विया प्लांट है, ठीक है, जिसे तुखमलंगा भी कहते हैं। और ऑर्किड्स कोई एक पौधा नहीं है, ऑर्किड्स के अंदर बहुत सारे पौधे होते हैं जिसे अपन अधिपादप कहते हैं। ऑर्किड, जिन्हें अधिपादप का मतलब क्या है, ये जो दूसरे पौधे के ऊपर अपना, यानी कि दूसरे पौधे के ऊपर ये उगते हैं, वो ऑर्किड्स कहलाते हैं। ठीक है, और आक है, आक आप जानते हो, केलाट्रोपस जिसको कहते हैं, ये सारे पौधे कीट द्वारा परागित होते हैं। तो आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। दूसरा जो वो है जैविक घटकों में पक्षी परागण, पक्षी के द्वारा भी परागण होता है। देखिए कीट परागण के एग्जाम्पल को अपन देखें यहाँ अपने डायग्राम के अंदर, ये रहा कीट परागण में, देखो ये फूल आप देख पा रहे हो, और ये मधुमक्खी जो है ना किस प्रकार से यहाँ पर इसके मकरंद को इकट्ठा कर रही है, और मकरंद को एकत्रित करके मधुमक्खी आप जानते हो कि शहद बनाती हैं। ठीक है, तो ये कीट परागण का एग्जाम्पल आप यहाँ से देख सकते हो। पक्षी परागण में बात करें, अनेक उष्ण कटिबंधीय पौधे जो है वो पक्षी द्वारा परागित होते हैं। इनमें पुष्प कैसा होता है, नलिकाकार होता है। ठीक है, अब नलिकाकार पुष्प कौन से पौधे में होता है, जैसे तंबाकू है, तंबाकू का वैज्ञानिक नाम है निकोटियाना, निकोटियाना टोबेकम, पूरा नाम क्या है, निकोटियाना टोबेकम, टोबेको जिसको कहते हैं तंबाकू को। और कुछ पौधों के अंदर जो पुष्प वो प्याले नुमा होता है, प्याले जैसी संरचना होती है, जो अपन खाना खाते हैं प्याले में। ठीक है, जैसे बोटल ब्रूस है, बोटल ब्रूस का प्लांट है। ठीक है, और केलिस्टेमोन है। और कुछ पौधे जो है वो कुंभाकार भी होते हैं, कुंभ यानी कि घड़े जैसे, कुंभ का मतलब क्या होता है, घड़े के जैसे होते हैं। पुष्प चमकदार होते हैं, आकर्षित होते हैं, मकरंद वाले होते हैं, तभी तो क्या होंगे, पक्षी उसकी तरफ आएंगे। पक्षी भी क्या करते हैं, उन फूलों से मकरंद इकट्ठा करते हैं। ठीक है ना, और मकरंद से आकर्षित होकर आए पक्षी की चोंच, जो ही पुष्प क्या करेगा, वो पक्षी क्या करेगा, अपनी चोंच से मकरंद को इकट्ठा करेगा, तो उस चोंच के ऊपर या शरीर के ऊपर, उसके गर्दन पे, पंख पे परागकण चिपक जाएंगे। और जब ये पौधा पक्षी जो है वो दूसरे पौधे तक पहुंचता है, तो वो परागकण जो है वो दूसरे पौधे की स्त्री केसर पे पहुंच जाएंगे। और प्रमुख रूप से जो पक्षी हैं जो इस प्रकार का परागण कराने में सहायक हैं, उन पक्षियों का पहला जो पक्षी है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है गुंजन पक्षी। गुंजन पक्षी को हमिंग बर्ड भी कहते हैं, और ये सबसे छोटा पक्षी है, पक्षी जगत का सबसे छोटा पक्षी गुंजन पक्षी हमिंग बर्ड है। ठीक है, और दूसरा जो इसका एग्जाम्पल है वो है शकरखोरा पक्षी है ये भी। ठीक है, तथा तीसरा जो एग्जाम्पल दिया है वो है डेक्टेरिना पक्षी है। ये सारे पक्षी जो है वो परागण कराने में सहायक हैं। ठीक है, और आगे लिखा है कुछ पक्षी परागित पादपों के अन्य उदाहरण। अब ये पौधों के नाम लिखा है कि कौन कौन से पौधों में, अन्य पौधे भी हैं जिनमें पक्षी परागण होता है। सेमल के अंदर होता है, ठीक है, बिगोनिया में होता है, पलास के अंदर होता है, पलास जिसको अपन ढाक भी कहते हैं। ठीक है, और रक्त मदार के अंदर भी होता है। ये पौधे के नाम हैं जिनके अंदर पक्षी परागण होता है। तो आपको दोनों चीज याद रखनी है कि कौन कौन से पक्षी हैं जो पक्षी परागण कराने में सहायक हैं। गुंजन पक्षी है, हमिंग बर्ड है, ठीक है, शकरखोरा है, निक्टेरिना है। और पौधों के नाम याद रखने हैं, जैसे तंबाकू है, ठीक है ना, और बोटल ब्रूस है, और इसी प्रकार से सेमल है, ठीक है, बिगोनिया है, पलास है। ये आपको पौधों के नाम याद रखने हैं। तो देखिए अपने अपने नोट्स के अंदर देखेंगे कि कौन से किस प्रकार से पक्षी परागण कैसे है। ये देखो आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये रहा हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड जो पक्षी है ये आगे और पीछे दोनों तरफ उड़ सकता है, यानी कि पक्षी आगे की तरफ भी उड़ सकता है और पीछे की तरफ भी उड़ सकता है। ठीक है,
ये इसकी खास विशेषता है हमिंग बर्ड की, जो पक्षी जगत का सबसे छोटा पक्षी है, बहुत छोटी चिड़िया होती है। ठीक है, और ये देखो यहाँ बिगोनिया जो पौधा है, बिगोनिया फ्लावर, ये पौधा कौन सा है, बिगोनिया प्लांट का है। ठीक है, तो बिगोनिया प्लांट के अंदर जो है ये एक प्रकार से अपना ये मकरंद को एकत्रित कर रहा है। ठीक है, मकरंद को इकट्ठा कर रहा है। इसकी चोंच देखो, इस लंबी चोंच होती है ताकि वो अंदर तक यहां पहुंच सके और इसका जो मकरंद है, रस है, उसको इकट्ठा कर सके। तो इस प्रकार से आपने इसके बारे में समझा। और अगला जो एग्जाम्पल है वो है, अंतिम जो एग्जाम्पल इसका वो है अपना चमगादड़ द्वारा। देखो चमगादड़ जो है वो स्तनधारी वर्ग का प्राणी है। ठीक है, पक्षी जगत में नहीं आता, उड़ता जरूर है लेकिन पक्षी जगत में नहीं है। चमगादड़ एक रात्रिचर, निशाचर बोल दीजिए, रात्रिचर यानी कि रात को विचरण करने वाला। ये रात को ही बाहर निकलता है, दिन के अंदर ये सोता रहता है, आराम करता है। ठीक है, और फिर आप कहोगे सर इसको दिखाई कैसे देता है। देखो ये अल्ट्रासोनिक साउंड जो है वो उत्पन्न करता है। ठीक है, पराशर में ध्वनि उत्पन्न करता है और उसी पराशर ध्वनि को ये सुन भी पाता है, वो टकरा करके वापस इसके कानों तक पहुंचेगी तो ये अवरोध या रुकावट का पता कर लेता है, उसके द्वारा ही ये उड़ता है। ठीक है, तो चमगादड़ एक निशाचर प्राणी है, रात्रिचर प्राणी है और स्तनधारी है, उड़ने वाला जंतु है और मकरंद और कीट पतंगों को खाता है। पौधे के मकरंद को इकट्ठा करता है और कीट पतंगों को भी खाता है। और उसकी खोज के अंदर ये रात को बाहर निकलता है और पुष्पों के ऊपर जाता है, क्योंकि कीट पतंगे जो है वो पुष्प के ऊपर मिलेंगे, उसको पता है। तो कुछ पात्रों में पुष्प रात में खिलते हैं, बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जिनमें पुष्प रात में खिलते हैं और अधिक मात्रा में मकरंद स्रावित करते हैं, रात को मकरंद स्रावित करते हैं। चमगादड़ क्या करता है, इन पौधों के परागण में सहायक है, जैसे कदम का वृक्ष है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा। एग्जाम्पल कदम का है, कचनार है, कचनार जो पौधा है। ठीक है, और झाड़ फानूस है, पौधे का नाम है, गोरख हिमली है। इन सभी पौधों के अंदर क्या होता है, पुष्प रात के अंदर खिलते हैं और चमगादड़ द्वारा ही परागण होता है। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट अलग से आपको 3 लाइनें लिखी हुई हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछी गई है। कुछ पौधे जैसे सर्पवृक्ष है, पौधे का नाम है सर्पवृक्ष। ठीक है, और कुछ ऑर्किड्स हैं, अधिपादप है, उनके अंदर घोंघों के द्वारा, घोंगे जो हैं जिन्हें अपन स्नेल कहते हैं, ठीक है, जो कि आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी है, इनके द्वारा होता है। ठीक है, परागण। और गुलमोहर जो पौधा है जिसमें रंगीन फूल आते हैं, बहुत ही चमकदार फूल आते हैं, गुलमोहर और श्यामल जो प्लांट है, श्यामल जो भी अपने पढ़ा था पक्षी परागण में, गुलमोहर और श्यामल के अंदर गिलहरी द्वारा परागण होता है। गिलहरी आप जानते हो ना, गिलहरी। ठीक है, तो गिलहरी जो है वो गुलमोहर और श्यामल जो पौधे हैं इन दोनों के अंदर परागण कराने में सहायक होती है, पर परागण कराने में सहायता करती है। तो इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में जो 3 बातें जो मोस्ट इंपोर्टेंट थी वो पढ़ी। एक तो ये पढ़ा कि पर परागण क्या है, इसकी परिभाषा पढ़ी अपन ने। और दूसरा अपन ने पढ़ा कि पर परागण के लिए क्या अनुकूलन होते हैं, क्या युक्तियां होती हैं। तीसरा हमने पढ़ा कि पर परागण की विधियां क्या है। ठीक है, जैविक और अजैविक घटक कौन कौन से हैं, उन सब के बारे में अपने जानकारी प्राप्त की। तो मेरे ख्याल से शायद आपके पूरा वीडियो समझ में आया होगा कि पर परागण जो है वो अपने पूरा समझा। ठीक है, धन्यवाद।